हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ये पर्टिकुलर लाइन एनसीईआरटी में है, ठीक है। एक लाइन है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स। ये नहीं, इसके आगे एक लाइन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज compete with the iron and magnesium for uptake with the magnesium for binding with enzyme, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये 2 से 3 बार जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीज किसके साथ कंपीट करता है टॉक्सिसिटी के लिए, मैग्नीज किसके साथ कंपीट करता है, और उसका आंसर था आयरन, ठीक है। तीनों बार उसका आंसर आयरन था, ये सेम क्वेश्चन था। आप देखिए एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नोट करिए, इन हायर डोजेस टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैं हेडिंग लिख देता हूं, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। In higher doses, micronutrient, in higher doses, micronutrient become toxic, not macro, micro. In higher doses, micronutrient becomes toxic. अब important है, any tissue concentration, which reduces the weight of any tissue, which reduces the weight of any tissue concentration which reduces dry weight of tissue by 10%, which reduces dry weight of tissue by 1%, is called toxic concentration, is called toxic concentration। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हाइपर सिचुएशन में अपने ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा है और उसके कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से उस टिश्यू का ड्राई वेट 10% डिक्रीज हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि पर्टिकुलर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो उस टिश्यू के लिए टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है। नोट कीजिए, क्रिटिकल टॉक्सिक कंसंट्रेशन is different for different micronutrient. Critical toxic concentration is different for different micronutrient as well as different plant. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ऑप्टिमम लेवल है, मतलब कि हाइपर जो कंडीशन है, तो हर अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट का ऑप्टिमम कंसंट्रेशन अलग अलग हो, ये फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से, सपोज दैट मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन किसी टिश्यू में बढ़ गया और उसकी वजह से टिश्यू का ड्राई वेट नॉर्मल से 10% कम हो गया, इसका मतलब कि वो टॉक्सिसिटी के लेवल पे पहुंच चुका है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट अब उस प्लांट के लिए टॉक्सिक हो चुका है। नोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल manganese is toxic beyond 600 माइक्रोग्राम पर ग्राम। पर ग्राम का क्या मतलब हुआ? पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ प्लांट, 600 माइक्रोग्राम पर ग्राम for soybean and beyond 5300 माइक्रोग्राम पर ग्राम फॉर सनफ्लावर। अब देखो अलग अलग प्लांट में भी अलग अलग वेरी कर रहा है ना। सोयाबीन को हम लोग ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो सोयाबीन के लिए मैग्नीज का जो टॉक्सिक लेवल है वो 600 माइक्रोग्राम है,
और यही सनफ्लावर के लिए 5300। तो अलग अलग प्लांट के लिए भी अलग अलग है, ठीक है, और हर माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग होगा, है ना। अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट लिखिए जो मैं आपको बता रहा था, पूछा गया। मैग्नीज, मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज, manganese toxicity can be identified, manganese toxicity can be identified by appearance of brown spot, appearance of brown spot around surrounded by chloritic veins, ब्राउन स्पॉट पड़े होंगे, चारों तरफ क्लोरेटिक वेन्स होंगी। सर क्लोरेटिक वेन को स्पेल कर सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, CHLO क्लोरेटिक, क्लोरीन वाला CH क्लोरोटिक वेन, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में क्लोरेटिक वेन्स क्या होती हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में, it is important to know, it is important to know that, it is important to know that manganese compete with, it is important to know that manganese compete with magnesium and iron, manganese compete with magnesium and iron for uptake, full stop। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मैंगनीज, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा, बता सकते हो? एम्स का क्वेश्चन है, मैं बताता हूं जो क्वेश्चन एज इट इज, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल यार, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स के डिवीजन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट, और कैल्शियम बहुत ही मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट बहुत फास्ट होता है, क्विकली होता है। तो ऐसे एलिमेंट जो जल्दी फास्ट ये ट्रांसलोकेट होते हैं, है ना, उनका इम्पैक्ट मेनली मेरिस्टेमेटिक पार्ट में पड़ता है। अब कैल्शियम चाहिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड करने, जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, कैल्शियम के अपटेक को कम कर देगा, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम के मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से कैल्शियम के डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई देंगे, प्लस मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होंगे वो डिवाइड करना बंद कर देंगे, वहां पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टिश्यूज की डेथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना ये इजी क्वेश्चन नहीं था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जब आपके सामने क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस में क्वेश्चन होगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है, नोट करिए। इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, है ना। अब एम्स के क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, इसलिए आप देखो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन आसान नहीं था, इट वाज नॉट ए इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नोट कीजिए, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स, in shoot apex, therefore excess of manganese, therefore excess of manganese may in fact induce deficiency of iron, magnesium आप देखो एक्सेसिव के बाद बता सकते हैं। excess of manganese may in fact induce
deficiency of iron, magnesium and calcium, iron, magnesium and calcium. ठीक है, समझ आ गया? यस सर। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप देखो एक छोटा सा पैराग्राफ है, इससे कितने क्वेश्चन नीट में पूछे गए, एम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, और टॉक्सिसिटी जो आपके स्कूल वाले पूछ लेते हैं, व्हाट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन दैट इज इजी, वो तो आपको जस्ट डिफाइन करना होगा, इतना आपको कोई डेटा नहीं इनपुट करना होगा उसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं। एक चीज और लिख लीजिए इसे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, नोट करेंगे। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन, अब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, अब आप समझिए, नॉर्मली मैक्सिमम माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो वाटर के थ्रू आ जाते हैं। अब वाटर के थ्रू आने के बाद आपने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये सेल बायोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा सेल वॉल को तो क्रॉस कर चुके, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पर्टिकुलर चैनल पाए जाते हैं, है ना। उन चैनल्स का फंक्शन क्या होता है, वो चैनल क्या करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पर्टिकुलर कुछ चैनल पाए जाते हैं। उन चैनल्स का काम क्या होता है कि वो चैनल किसी भी पर्टिकुलर, याद है ना, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, याद आया? यस है ना, सर। ट्रांसलोकेशन में भी हमने पढ़ा डिटेल में, ठीक है। तो वो चैनल क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट में पर्टिकुलर आयंस को एंट्री करना अलाउ करते हैं। अब अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में लिया जा रहा है ना, तब तो सिंपल सी बात है, वो कैसे होगा, वो पैसिव होगा। लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लिया जा रहा है, हमने ट्रांसपोर्ट में ही पढ़ा, अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लिया जा रहा है तो उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब एटीपी का एक्सपेंस होगा, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो एक्टिवली भी लिए जाते हैं और पैसिवली भी लिए जाते हैं, और वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वाटर के साथ ही वो पूरे भी प्लांट में ट्रांसलोकेट होते रहते हैं। इसलिए हमने जितना ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम में, वहां पे एक लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, व्हाट, जब जाइलम का ट्रांसपोर्ट पर आ रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल एंड आयंस टेक्स प्लेस अलोंग विद द वाटर विद द हेल्प ऑफ थ्रू द जाइलम। तो नोट करिए, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू प्रोटोप्लास्ट, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू प्रोटोप्लास्ट usually occurs through ion channel, usually occurs through ion channel. Next point, full stop. Transmembrane protein, ब्रैकेट में लिख लें, इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, चैनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखिए इंट्रिंसिक प्रोटीन और चैनल। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन that function as selectively permeable, that function as selectively permeable pores, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन, the entry or exit of ion to and from symplast, exit and entry of ion to and from symplast require expenditure of metabolic energy. Hence it is an
एक्टिव प्रोसेस। एक पॉइंट और लिख लीजिए, मूवमेंट ऑफ आयन is called flux. Movement of ion is called flux, comma, inside movement called influx, and outside movement is called efflux. Outside movement is called efflux. ठीक है, तो नॉर्मली ऑस्मोसिस के थ्रू इन आयंस को ये जो आपके ये होते हैं रूट हेयर होते हैं, उसको ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। लेकिन जब ये एपोप्लास्टिक पाथवे में आते हैं, मतलब कि चैनल प्रोटीन को क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए एनर्जी स्पेंड होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये पोर्स को या चैनल प्रोटीन को या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी एक्सपेंस होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं ये एक एक्टिव प्रोसेस। ठीक भाई? यस सर। ओके, अब इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, वो है नाइट्रोजन साइकिल, है ना। नाइट्रोजन साइकिल आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल आपसे कोई नीट पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल बता देता हूं, उसके लिए जो नीट के लिए और स्कूल के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारा है नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कैसे काम करती है। इट्स वेरी सिंपल। अब देखो नाइट्रोजन के साथ में क्या है कि नाइट्रोजन जो है मिनरल न्यूट्रिशन, जस्ट मिनट, मिनरल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन साइकिल, हाँ इट्स देयर। देखो, अच्छा मेरा पहले एक क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसके बाद तब बताता हूँ। सबसे ज्यादा आप, अच्छा नाइट्रोजन जो है वो आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है ना, 78% नाइट्रोजन ही मौजूद है। आउट ऑफ दिस 78%, ये पूरी की पूरी जो नाइट्रोजन है ये गैसेस फॉर्म, और आपको भी पता है कि नाइट्रोजन बहुत इनर्ट गैस है ना, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो आसानी से ब्रेक नहीं होते, इसलिए नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए जब हम लोग हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाते हैं, तो आपको भी पता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर हमको 200 डिग्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बाकी कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर में नाइट्रोजन रिएक्ट करती है, तब जाकर के अमोनिया बनती है, फिर हम यूरिया बना पाते हैं हैबर प्रोसेस से। लेकिन इसके पहले नाइट्रोजन जो नेचर में पाई जाती है, वहां तो ना तो इतना टेम्परेचर मौजूद है और ना ही इतना प्रेशर अवेलेबल हो सकता है, तो नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजन सॉइल में नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो नाइट्रोजन है, इस इनर्ट नाइट्रोजन में मैक्सिमम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में कैसे फिक्स हो? सर लाइटनिंग। गुड, लाइटनिंग के थ्रू। और कोई है ना, कैसे फिक्स होती है? देखो, लाइटनिंग से सिर्फ और सिर्फ 1% नाइट्रोजन फिक्स होता है। 98% अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिनको कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर से लेकर के उसको सॉइल में फिक्स करते हैं। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी ना पाया जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी गायब हो जाए, तो बिलीव ऑन मी, अर्थ की फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब अर्थ में जितनी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही, जितने भी ऑटोट्रॉप्स, सब मर जाएंगे अगर ब्लू ग्रीन एल्गी हटा ली जाए। आप समझिए, दे आर दैट मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम।
तो ये है हमारी भाई नाइट्रोजन साइकिल, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन साइकिल, ये जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है ना, तो इस नाइट्रोजन साइकिल में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मिनट, देखो, अब आप इस नाइट्रोजन साइकिल में देखेंगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, तो मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू जमीन पे आती है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कौन है, मेनली कौन है? साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं। तो मेनली बीजीए हैं, है ना। जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गए, सब बीजीए हैं। तो ये बीजीए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये सिम्बायोटिक मेनली बैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया, है ना। अब फिर क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ये इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। और प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट को क्या चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट को नाइट्रेट ही चाहिए, नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट चाहिए, है ना। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, डीनाइट, अच्छा इसको प्लांट ले लेते हैं, प्लांट लेने के बाद फिर क्या करते हैं, प्लांट इसको लेने के बाद कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन। तो प्लांट ने देखो ले लिया, एसिमिलेशन जिसको आपने बोला, तो प्लांट ने ले लिया, प्लांट ने लेने के बाद इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लांट ने लेने के बाद इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए मैं यहाँ पे, अब क्या होता है, प्लांट से लिया एनिमल ने, एनिमल ने क्या किया, अब एनिमल ने खा करके कुछ तो बॉडी में डिपॉजिट किया, और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू प्लांट ने मेनली क्या निकाला, यूरिया निकाला, यूरिया अमोनियम में कन्वर्ट होता है ना। अब उसके बाद एनिमल ने निकाला यूरिया, एनिमल ने जो रिलीज किया दैट इज यूरिया। वो चाहे ह्यूमन हो चाहे बाकी के एनिमल हो, यूरिया कन्वर्ट होता है अमोनियम में, अमोनियम फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ प्लांट ले लेते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, ये प्लांट की और एनिमल की, इनकी दोनों की डेथ होती है ना। तो प्लांट की भी डेथ हो गई, ठीक है, एनिमल की भी डेथ हो गई, और दोनों की डेथ होने के बाद फिर से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, बैक्टीरिया ने क्या किया, सॉरी नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, इन दोनों की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर से ये जो आपके बैक्टीरिया है, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं, ये इसको दोबारा से रिलीज कर देंगे, इसमें एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसको ऐसे ऐड कर लो, इस एरो को इस एरो के साथ में मर्ज कर लो, इस एरो, ठीक है। तो ऐसे करके नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई, रिलीज हो गई। तो इस तरह से साइकिल लगातार चलता रहे। समझ आ गया? यस सर। साइकिल ड्रॉ कर लेना, डिकम्पोजिशन वाला इसमें मिसिंग, इसको लिख लेना जो मैंने लिखा है, ऐड किया है। और तो 98%, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि 98% नाइट्रोजन तो भाई साहब ऐसे आ गई, ऐसे 98% नाइट्रोजन या 99% ऐसे आ गई। और दूसरा एटमॉस्फेयर, ये लिखा है देखो, लाइटनिंग बना हुआ है, 1% ऑफ नाइट्रोजन, 1% नाइट्रोजन इट कम्स टू लाइटनिंग। होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए नाइट्रोजन एयर से रिएक्ट कर जाए। तो जब बिजली कड़कती है ना, लाइटिंग होती है, तो उस समय टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट करने के बाद ये नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन करती है, और बारिश के साथ में जमीन पे नीचे चली जाती है। बट इट इज 1%, 98% नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसको तो आप लोग ड्रॉ कर लेना। यस सर। अच्छा ये तो ये नोट कर लेना, नाइट्रेट मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट ही फॉर्म ही प्लांट लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था, नोट कर लो चाहे। प्लांट टेक नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट टेक नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ओनली। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं,
ब्लू ग्रीन एल्गी और एनाबेना, एनाबीना, हालांकि एनाबीना भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक और नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर है ना। और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन आते हैं? सर सूडोमोनास, वेरी गुड, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, यस, थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक, अब आ जाते हैं भाई बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। चलो पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताते हैं। ये इसका ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस सर। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताता हूँ, फिर नोड्यूल फॉर्मेशन। देखो मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ड्रॉ करके आ जाइएगा स्कूल में। तो हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अबंडेंटली अवेलेबल है ना। तो सबसे पहले आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, बीजीए, बीजीए या और बहुत सारे फैक्टर, तो वो क्या करते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया। वो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, है ना। और हम इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो अदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो अमोनिया होती है, इसको कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, इट इज ऑक्सीडाइज। अब किसमें ऑक्सीडाइज होती है, कौन ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइज करने वाले एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में। दे कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट में कन्वर्ट कर, नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या होता है, जब इन्होंने नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको फिर से कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं अगेन, ये दोबारा फिर से ऑक्सीडाइज होगी, है ना, फर्दर ऑक्सीडाइज होगी। अब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, लिख देता हूं अगेन ऑक्सीडाइज, अगेन ऑक्सीडाइज, दोबारा ऑक्सीडाइज होती है। जैसे नाइट्रोबैक्टर इसको फिर से ऑक्सीडाइज करते, नाइट्रो, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अब हमने ये पढ़ा हुआ था कि नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट, और नाइट्रेट ही वो फॉर्म है जो प्लांट को चाहिए ना। तो नाइट्राइट कन्वर्ट हो गई नाइट्रेट, और नाइट्रेट फॉर्म प्लांट को चाहिए होता है, प्लांट इसको एब्सॉर्ब करता है, ठीक है।
ये जो नाइट्रेट फॉर्म है ये पूरा का पूरा प्लांट नहीं एब्जॉर्ब करता, इसमें से कुछ अमाउंट में कुछ बैक्टीरिया इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और वो क्या करते हैं, वो फिर से इसको दोबारा से, मैं दूसरा एरो बनाता हूँ, दोबारा से इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भेज। अब ये कौन से बैक्टीरिया होंगे? डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। राइट, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको फिर से, जैसे हमने अभी एग्जांपल के तौर पर पढ़ा, लाइक स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो दोबारा से फिर से एटमॉस्फेयर में इसको भेजते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम प्लांट भी तो एब्जॉर्ब कर देते हैं, है ना। दूसरा एरो बना लेते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब, अब आपको पता है रूट ही एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर टू लीफ, एंड ट्रांसफर टू लीव्स। तो प्लांट एब्जॉर्ब करके इसको लीव्स में ट्रांसफर करती है। लीफ क्या करती है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब देखो, अब प्लांट क्या करती हैं? रिड्यूस टू अमोनिया, तो प्लांट इसको कन्वर्ट कर लेती हैं अमोनिया, लीव्स रिड्यूसेस, इसको रिड्यूस कर देती है किसमें? अमोनिया। अमोनिया क्या क्या करता है? अमोनिया फिर से फर्दर रिड्यूस होता है और अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड बाय एडिशन ऑफ अमाइन ग्रुप। तो अमोनिया में क्या होता है? एडिशन ऑफ अमाइन ग्रुप, मतलब NH2 है ना, अमाइन ग्रुप NH2 जोड़ दिया जाता है। अब ये एमिनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड किसमें कन्वर्ट करते हैं प्लांट? प्रोटीन में। प्रोटीन। फिर वही प्रोटीन हम आप खा लेते हैं, हमारे आपके खाने के बाद फिर वही यूरिया का फॉर्मेशन होता है, फिर वो पूरी नाइट्रोजन साइकिल चल जाती है, ठीक है ना। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रोटीन तक लाने में ये पूरा प्लांट हेल्प करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बस इसको लिख लीजिएगा। यहीं पे पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एक और काम की चीज बताता सर अमीनो ग्रुप के नीचे क्या लिखा है? एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप। हूँ। अमाइन ग्रुप एडिशन, NH2 यस सर। ठीक है, सबने कर लिया। चलो अब एक आपको बताना है, नोडल फॉर्मेशन भी आपको बताना है। नोडल फॉर्मेशन, नोडल फॉर्मेशन और फिर उसके बाद नोडल फॉर्मेशन नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ये मोनेरा, है ना, तो मोनेरा में मैंने आपको बताया था कि नॉस्टॉक जो बैक्टीरिया होता है, तो नॉस्टॉक फिलामेंट की तरह होता है। नॉस्टॉक में कुछ तो नॉर्मल सेल पाई जाती है नॉस्टॉक की, और कुछ सेल्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, उनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। याद आया क्या? हेट्रोसिस्ट। यस सर। अब वो हेट्रोसिस्ट जो सेल्स थी, उन हेट्रोसिस्ट सेल दे आर इम्परमेबल टू एयर, मतलब इम्परमेबल टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल है। उन हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर, है ना, तो देखो मैंने आपको बताया था, कल भी मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, तो आप याद करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि देखो इस तरह से हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था कि नॉस्टॉक की कॉलोनी होती है,
ये नॉस्टॉक की कॉलोनी है। इस नॉस्टॉक की कॉलोनी में अब ये इसके ऊपर इस तरह से जेल जैसा म्यूसिलेज चढ़ा होता है, ये म्यूसिलेज की इस तरह से लेयर चढ़ी होती है। तो नॉस्टॉक की बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब कभी भी प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर तो हो नहीं सकते, तो अब इनमें क्या होता है, इन्हीं में से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट होती हैं, दे आर इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की क्या होता है, इसमें एंट्री नहीं होती, इम्परमेबल। इसके अंदर हेटेरोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है? नाइट्रोजिनेज। ये अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ये नाइट्रोजन कहां काम करता है, ये नाइट्रोजिनेज करता कहां काम? इट फंक्शन ओनली इन, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इट फंक्शन ओनली इन एनारोबिक सिचुएशन, एनारोबिक कंडीशन। ये सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही काम करता है, एरोबिक कंडीशन में। इसीलिए हेटेरोसिस्ट ही वो सेल है जहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल है। तो जब ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल है तो ऑक्सीजन उन सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। उन सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर पाएगा तो नाइट्रोजन इस फंक्शन करेगा। नाइट्रोजन के लिए वो परमेबल होती है। ठीक है, क्लियर है यस सबको? सर। नोट कर लो। The enzyme nitrogenase is capable of reducing atmospheric nitrogen, reducing atmospheric nitrogen, reducing atmospheric nitrogen, and it is only found and it is only found सर at, रिड्यूसिंग, समझा नहीं क्या? सर कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? Enzyme nitrogenase is capable of enzyme nitrogenase is capable of reducing atmospheric nitrogen, full stop. It is exclusively found, it is exclusively found in prokaryotic cells like cyanobacteria, next point इसी में स्टार बना के लिखिए। it is functional only in anaerobic conditions. It is functional only in anaerobic condition and it stops working in aerobic situation, and it stops working in aerobic situation. ठीक भाई, यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। अब देखो कमाल की बात क्या है कि आप समझिए, तो यहां पर तो हेटेरोसिस्ट सेल पाई जाती है। अब ये बैक्टीरिया करते क्या है, अब बायोलॉजिकल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन एक साथ, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। तो देखो पहले नोड्यूल होती क्या है, हम लोग ये पहले बात डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट और नथिंग कॉम्प्लेक्स, इजी है, बट आपको सिर्फ समझना है चीजों को। देखो अब क्या है कि ये किसी प्लांट की रूट है। हम मान लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लेग्यूमिनेसी फैमिली, है ना? पेपिलियोनेसी फैमिली एक फैमिली है और पेपिलियोनेसी की एक सब फैमिली लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में सभी पल्सेज आते हैं जिनके की फ्रूट्स को हम लोग लेग्यूम कहते हैं। तो इनके सबके फ्रूट लेग्यूम होते हैं, फली जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये लेग्यूम जो होते हैं उन्हीं की वजह से हम इस फैमिली को लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली को लेग्यूमिनेसी कहते हैं।
और सब पल्सेस ही आते हैं। तो इन्हीं पल्सेस में ये क्या है, ये इसमें रूट हेयर निकले हुए हैं, इनके रूट्स हैं। अब क्या होता है कि थोड़े समय बाद इनकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट में छोटी-छोटी इस तरह के नोड्यूल्स बनने लगते हैं, गाँठें बन जाती हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। और ये जो नोड्यूल्स हैं, ये रूट नोड्यूल नाइट्रोजन का इनको रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। ये जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन रूट नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है? राइजोबियम। वेरी राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, है ना? लेग्यूमिनिसोरम। तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये करता क्या है? ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेता है ना? और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है ना? उसको सॉइल में मिला देता है। ये इसका काम है। सॉइल नाइट्रोजन में मिलाने का। अब यहां पर इसको एरोबिक एनवायरनमेंट कैसे मिले, एनारोबिक एनवायरनमेंट कैसे मिले? क्योंकि एरोबिक कंडीशन में तो काम कर नहीं सकता, लेकिन प्लांट और एनिमल में जो सेल्स होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती, उन सेल में एनारोबिक एनवायरनमेंट नहीं पाया ही नहीं जाता। अब ये कैसे फंक्शन करती है, इस कहानी को हमको समझना है। ठीक है, यहां तक तो कहानी का स्नैपशॉट समझ में आ गया आपको? समझ आ गया ना ये स्टोरी क्या है एक्चुअल में? ठीक। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना, रूट नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है ना? अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर ये रूट जो नोड्यूल्स होती हैं ये बनती कैसे। इस बात को भी समझिए, रूट नोड्यूल कैसे बनती है, गौर से समझिए। क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर किसी एनिमल में सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करने लगे तो हम उसको कैंसर कहते हैं ना? कैंसर कहते हैं, है ना? और क्या होता है कि जहां पर कैंसर इज नथिंग, किसी भी बॉडी के पार्ट की सेल अनकंट्रोल डिवाइड करने लगे। नॉर्मली क्या होता है, हमें चोट लगी, वुंड हुआ, यहाँ पे स्कार हुआ, और स्कार में जितनी सेल्स डेड हुई थी उन सब सेल्स में क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्कार में यहीं पे सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो वुंड हीलिंग हो जाएगी वैसे उसके बाद क्या होगा, वो डिवाइड करना बंद कर देंगे। दैट इज कंट्रोल डिवीजन। जहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है उस एरिया की सेल डिवाइड कर देंगे, जैसे वो हील हो जाएगा सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगे। सो सेल डिवीजन इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। लेकिन जब यही सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो हम उसको कैंसर कहने लगते हैं। उस केस में क्या होता है, बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास इकट्ठा हो जाता है, और वो अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो मास इकट्ठा होता है उसको अपन ट्यूमर कहते हैं। पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना, ट्यूमर। कैंसर में ट्यूमर होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है कैंसर में। सेम वही चीज होता है कि बैक्टीरिया आता है और रूट की सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, जिससे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये काम बैक्टीरिया क्या करता है, इंड्यूस करता है, आकर के बैक्टीरिया इंड्यूस करता है, तब नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। पर्टिकुलर जगह की सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होती हैं और नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। एक मिनट में आपको डायग्राम शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो, ये देखो पी का एक प्लांट आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, रूट सिस्टम विद रूट नोड्यूल्स, है ना? ये रूट हेयर, तो रूट हेयर होती है ना? अब रूट हेयर में सबसे पहले क्या होता है, रूट हेयर कवर्ड बाय द फ्री लिविंग राइजोबिया। तो यहाँ पर फ्री लिविंग राइजोबिया जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो आकर के इसको रूट हेयर को कवर कर लेती है ना, चारों तरफ से। तो आप देख पा रहे हैं पिंक पिंक बैक्टीरिया ये कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, रूट ये क्या करते हैं, ये जो रूट हेयर होते हैं इनके अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, रूट हेयर
स्टार्ट टू कर्ल। जब ये एंट्री करते हैं तो रूट हेयर कर्ल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड थ्रू विच राइजोबिया एंटर इनटू रूट। तो यहां पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम लोग इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से राइजोबिया क्या करता है, जो राइबोजोबिया हमारा बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम लेग्यूमिनिफरम बोलते हैं, वो बैक्टीरिया अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड स्प्रेड इनटू द एडजेसेंट सेल। तो इन्फेक्शन थ्रेड धीरे धीरे चारों तरफ सेल्स में फैलने लगता है। फैलने के बाद बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रेड। तो फिर क्या होता है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड से लीड होते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरियोइड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बैक्टीरिया कहां का पहुंच जाते हैं, दे रीचेस टू कॉर्टेक्स ऑफ रूट, कॉर्टेक्स ऑफ रूट। तो इस तरह से रूट की कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं और कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद जिन रूट पे पहुंचते हैं दे स्टार्ट अनकंट्रोल्ड डिवीजन। इसका एक आगे का एक स्टेप मिसिंग है, दे स्टार्ट दे स्टार्ट uncontrolled disease and nodule is formed और नोड्यूल का फॉर्मेशन। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये डायग्राम आप इसी उसमें बनाइए। अगर नोड्यूल फॉर्मेशन का आता है, आपके एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दिया हुआ है ना, और मैं ये कहानी आपको लिखवा देता हूँ। कोई डाउट पूछ लीजिए अभी, किसी तरह का कोई डाउट? नो सर, नो। ठीक है, नोट करो। अच्छा, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, अभी ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अभी ये जो राइजोबिया है, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, राइजोबिया जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, यहाँ पर इट इज नॉट कैपेबल ऑफ, राइजोबिया जब तक फ्री लिविंग है तब तक नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। नॉट कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्यों, ऐसा क्यों? जब तक इस सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बनाता तब तक नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? अरे भाई, अभी तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नाइट्रोजन कौन फिक्स करेगा? बैक्टीरिया। नाइट्रोजनेज एंजाइम। यस, फ्री लिविंग है, इनएरोबिक कंडीशन में एग्जैक्टली करेगा। बाहर एरोबिक कंडीशन है, तो एरोबिक कंडीशन में इसका जो एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्स करने वाला, नाइट्रोजन वो तो काम ही नहीं करेगा, फंक्शन ही नहीं करेगा। और जब वो फंक्शन नहीं करेगा तो नाइट्रोजन कहां से फिक्स करेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करो। लीजा समझ में आ रहा है? लीजा? यस सर। ओके, नोट करो। एक तो ये राइजोबियम है और एक बैक्टीरिया और होता है जो इसी तरह से, उसका नाम है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया वो भी सेम यही काम करता है, तो नोट करेंगे राइजोबिया एंड फ्रैंकिया। राइजोबिया एंड फ्रैंकिया are free living aerobic bacteria, are free living aerobic bacteria, full stop. At free state, they cannot fix atmospheric nitrogen. At free state, they cannot fix atmospheric nitrogen. Full stop. They develop ability to fix nitrogen. They develop ability to fix nitrogen only as symbionts
only as symbiont. Full stop. In symbiotic condition, they become anaerobe. In symbiotic condition, they become anaerobes. Next point. Bacteria collect over root hair. Next point. Bacteria collect over root hair and release. Bacteria collect over root hair and release nod factor. Release a chemical and release a chemical nod factor. The curling start कैसे हुई? Release a chemical nod factor that start curling of root hair. Full stop. Next point. Bacteria degrade the cell wall. Bacteria degrade the cell wall and formation of infection thread. Bacteria degrade the cell wall and formation of infection thread takes place. Next point. The bacteria reaches to cortex. Bacteria reaches to cortex and infected cortical cell and infected cortical cell start dividing. Full stop. By division, they produces swelling called nodule. Next point. Nodule formation is important है. Question है, nodule formation is stimulated by auxin hormone. Nodule formation, underline करेंगे इसको. Nodule formation is stimulated by auxin hormone, which is produced by cortical cell and it is also stimulated by cytokinin and it is also stimulated by cytokinin, which is liberated by बैक्टीरिया. तो नोड्यूल फॉर्मेशन में ऑक्सिन कौन से करता है? होस्ट सेल. और साइटोकाइनिन कौन रिलीज करता है? बैक्टीरिया. ये बात याद रखिएगा. ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन्स हैं. दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन. और बाकी और डिटेल में हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स करके प्लांट ग्रोथ करके एक चैप्टर है आपका फिजियोलॉजी में, ये उसमें हम लोग पढ़ेंगे. यहां तक बताओ, क्लियर है सबको? यस सर. अभी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, इन रूट नोड्यूल्स के अंदर, ये जो आपको रूट नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन रूट नोड्यूल्स के अंदर एक पिंक कलर का एक पिगमेंट डेवलप हो जाता है. ये भी प्लांट की सेल्स पैदा करती हैं. इस
पिंक कलर के पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेड कलर का हो, ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करता है? ये। अब बैक्टीरिया तो एरोबिक कंडीशन में काम नहीं करता। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, इनकाउंटर करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में, नोड्यूल के केस में ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह कौन काम करता है? स्कैवेंजर कौन होते हैं? सर जो डेड एंड डिकेइंग मैटर करता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जो एटमॉस्फेयर को साफ करने का काम करते हैं, उनको स्कैवेंजर कहते हैं। लाइक वल्चर है ना, देयर स्कैवेंजर, वो डेड एनिमल्स को खा करके एटमॉस्फेयर को साफ करने का काम करते हैं, उनको स्कैवेंजर कहते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन डेवलप हो जाता है। अब आपको पता है कि जैसे हमारा हीमोग्लोबिन वैसे ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, HbO2, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, तो पूरे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, साफ कर देता है। इसीलिए इसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहा जाता है। हीमोग्लोबिन वहां पर बॉन्ड बना करके ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह ऑक्सीजन को साफ कर देता है। तो नोड्यूल के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? एनारोबिक। और जैसे एटमॉस्फेयर एनारोबिक होगा तो वहां पर नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes किसी को एक परसेंट, अंशिका समझ में आ रहा है? रोशनी Yes, sir. समझ में आ रहा है? ठीक है। तो राइट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बात के लिए मत रखना, ठीक है। नोट करो। द होस्ट सेल डेवलप a pinkish pigment. The host cell develop pinkish pigment called leg hemoglobin. Pinkish pigment called leg hemoglobin. हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, LB। जैसे आप ह्यूमन के हीमोग्लोबिन के HB कहते हैं, वैसे है ना, ह्यूमन हीमोग्लोबिन ऐसे लिखते हैं ना HB, वैसे इसको लिखते हैं LB। The host cell develop pinkish pigment called leg hemoglobin, full stop. It is oxygen scavenger and is related to blood pigment. Full stop. It protect nitrogenase enzyme from oxygen. It protect nitrogenase enzyme from oxygen. Leg hemoglobin makes anaerobic atmosphere. Leg hemoglobin makes anaerobic atmosphere where nitrogen fixation start. As nitrogenase is active now. ठीक भाई, क्लियर है? yes sir तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये रूट नोड। किसी को कोई भी कहीं पे डाउट हो तो बता दीजिए। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये आपके लिए बोर्ड से ज्यादा नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बहुत बार इस पूरे कहानी से क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको डिस्कस किया, इसीलिए मैंने आपको हर चीज एकदम बिल्कुल आराम आराम और डिटेल में बताया। अगर आपको इतनी पिक्यूलरिटीज समझ में आ गई तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आएंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे क्वेश्चन। डन? yes sir. ओके।
अब नाइट्रोजनेस एंजाइम कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको बताऊं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फंक्शनिंग ऑफ नाइट्रोजनेस एंजाइम, हाउ द नाइट्रोजनेस एंजाइम वर्क। नाइट्रोजनेस एंजाइम के फंक्शन आपको बता देते हैं। देखिए ये डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, ये क्या है, एंजाइम नाइट्रोजनेस है ना, ये नाइट्रोजनेस एंजाइम है। अब ये नाइट्रो पता है ना, एक्टिव साइट पता है ना, याद है, याद है कि नहीं याद है? यस सर, एंजाइम में हाँ एंजाइम में एक्टिव साइट पढ़ाया था ना बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, यस सर। इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल है ना। तो एंजाइम पे वो साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट टेम्परेरली अटैच्ड होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट यहाँ पे साइट का फॉर्म चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज होने के बाद रिएक्शन होता है और वो उसको ब्रेक कर देता है सबस्ट्रेट को, और उसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये तो एक्टिव साइट वो साइट है जहां पर जाकर के कोई भी सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो देखो पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या है, नाइट्रोजन गैस है N2, तो ये बाइंडिंग साइट पे आके सब जुड़ जाता है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट दो जुड़ गए, है ना। और क्या होता है, फिर इसके बाद इसका रिडक्शन होता है, तो दोनों को रिड्यूस कर दिया गया, है ना। फर्दर फिर से दोबारा रिडक्शन होता है ना, पहला रिडक्शन यहाँ पे हुआ, सेकंड रिडक्शन यहाँ पर हुआ, अब क्या हुआ, NH2 हो गया, एक बार और रिडक्शन होता है, ठीक है ना, फिर थर्ड रिडक्शन यहाँ पे होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो NH3 के दो मॉलिक्यूल बन गए, फिर क्या होता है, NH3 के दो मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए जाते हैं, और ये फिर से फ्री नाइट्रोजनेस एंजाइम दोबारा से क्या होता है, ये रिसाइकिल होकर के आकर के फिर से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स हाउ इट वर्क। ठीक है, तो कितनी बार रिडक्शन होता है, 3 बार रिडक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये था हमारा फंक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। यस सर। ओके, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, देखो नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रिएक्शन कैसे होगी, N2 है ना, और प्लस क्या 3H2, ये तो हुआ है ना। और एंजाइम क्या होगा, नाइट्रोजनेस, कंडीशन क्या होगी, एनारोबिक, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, लेग हीमोग्लोबिन, और किसमें कन्वर्ट करेगा, 2NH3। सही है रिएक्शन, यस सर। है ना। अब फर्दर क्या होगा, तो पहला तो यही काम हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर पहला स्टेप ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये हमने ये पढ़ा कि ये जो अमोनिया बनती है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो एक मिनट, पहले अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। मैं ये ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, यस सर। इसी के आगे स्टेप उसको आप ऐड ऑन करेंगे। नाउ हेडिंग डालिए, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड।
अब अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो NH3 है ये कन्वर्ट हो जाती है प्लांट के अंदर ही फर्दर रिड्यूस होकर के NH4 पॉजिटिव में, है ना, NH4 अमोनियम आयन। ठीक, अब जो सेंसिटिव ऑफ अमीनो एसिड होता है, तो पहला वाला हम लोग बोलते हैं, पहली जो प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस होती है, तीन प्रोसेस है ना। तो पहले वाली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस। अभी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक एसिड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक जो एसिड होता है ये अमोनियम के साथ रिएक्ट करता है, NH4 आयन अमोनियम प्लस, यहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं NADH, NADH। ठीक है, अब ये जो NADH होता है ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये दोनों मिलकर के कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूटामेट। ठीक है, प्लस H2O रिलीज हो जाता है और साथ में NAD का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन ये अपना डोनेट कर देता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, दूसरी तो पहला रिएक्शन क्या, पहला कौन सा बना अमीनो एसिड, ग्लूटामेट। ठीक है, दूसरा ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड को हम OAA भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में आगे, OAA भी लिखते हैं, एक तरह का एसिड है। ऑक्सलो एसिटिक एसिड क्या करता है, ये भी अमोनियम को अमोनियम के साथ रिएक्ट करता है NH4 पॉजिटिव के साथ में। यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए होती है NADH के फॉर्म में, NADH के फॉर्म में। ठीक है, अब एक NADH के बराबर कितनी एनर्जी देता है, एक NADH का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो 3 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लास में मैंने आपको बताया था। अब ये क्या बनाएगा, एक दूसरा अमीनो एसिड बनाया देगा, स्पार्टेट बनाएगा, तो स्पार्टेट का फॉर्मेशन करता है, स्पार्टेट बनता है, प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, NADH मतलब इसने हाइड्रोजन दे दिया है, तो अब किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, NAD में, और कितनी एनर्जी दी होगी, 3 ATP के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. दोनों में जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। वाटर को निकाल दे रहा है ना, तो ऐसा एंजाइम जो वाटर को निकाल देता है उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नोट करो पहले फिर आगे लिखते हैं। दूसरी जो प्रोसेस है उस दूसरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक एमाइडेशन। अब यहां पर क्या होता है, ग्लूटामेट, ये ऊपर बना हुआ था, ग्लूटामेट अमोनियम को ऐड करता है, सेम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ATP NAD की जगह ATP काम करती है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूटामाइन इज एमिनो एसिड और ADP का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम है सिंथेटेज। ठीक है, तीसरी प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड एक दूसरे के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको एक्सचेंज कर लेने का काम करते हैं। तीसरा मैं लिखता हूँ, नोट कर लिया भाई।
Yes, sir. थर्ड प्रोसेस है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में एमाइड ग्रुप ट्रांसफर हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड रिएक्ट करते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OOA से, और बनता क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। प्लस एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामेट एमिनो, अच्छा यहाँ पे सॉरी एमिनो ट्रांसफरेज है, यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है एमिनो ट्रांसफरेज, एमिनो ट्रांसफरेजेस। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ट्रांसफरेजेस मतलब ये क्या करता है, एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। ये 3 प्रोसेस होती है जिनसे ये जो अमोनिया होती है वो पहले अमोनियम बनती है, और अमोनियम बनने के बाद फिर क्या होती है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये 3 प्रोसेस। सर आपने अल्फा की जो ग्लूकोनिक एसिड के बाद और उसके बाद क्या लिखा? अच्छा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ये है एस्पार्टिक एसिड। ओके सर। एस्पार्टिक एसिड, ये जितने भी एसिड के नाम सुने बार बार ये आएंगे, कई बार ये आएंगे फिजियोलॉजी में, कई बार ये रिपीट होंगे। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का भी नाम आएगा, हम लोग अभी जब प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, है ना, अल्फा कीटो ये, और एस्पार्टिक एसिड का भी नाम आएगा। अब देखो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अगर कुछ कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आओ, पूछिए। मेनली आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, एक तो डेफिशिएंसी सिम्टम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पहला, और दूसरा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के जो चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले पार्ट से, है ना, जो हमने पूरा पढ़ा, नोड्यूल फॉर्मेशन, नाइट्रोजनेज एंजाइम का फंक्शन कैसे होता है, वगैरह वगैरह, इस तरह से। देखिए एक बार, देखिए और बताइए कहाँ पर कोई डाउट होगा कहीं। No, sir, no doubt. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपना, हाँ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, थोड़ा समझने वाला भी है बट इंटरेस्टिंग है। रेस्पिरेशन आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको लग सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपको साइकिल्स ज्यादा याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 साइकिल याद करने पड़ेंगे, C3 C4, और एक क्रेंज एनाटॉमी, C3 और C4 साइकिल आपको याद करने पड़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। बताओ कोई डाउट हो तो पूछिए। No, sir. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir.